चालुक्यकालीन संस्कृति प्रशासन। चालुक्यकालीन संस्कृति में प्रशासनिक व्यवस्था एक अत्यंत विशिष्ट और संगठित स्वरूप में विकसित दिखाई देती है। चालुक्यों ने अपने शासन तंत्र को स्थानीय परिस्थितियों, भूगोल, आर्थिक आवश्यकताओं और सामंती ढांचे के अनुरूप ढाला था। उनके प्रशासन का आधार मजबूत केंद्र, कार्यशील प्रांतीय व्यवस्था और ग्रामीण स्तर तक विस्तारित संगठन था। यह प्रशासन केवल सत्ता का ढांचा ही नहीं था, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक धार्मिक धारा को भी प्रभावित करता था। राजसत्ता और केंद्रीय व्यवस्था। चालुक्य शासन में राजा को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त था। राजा को दैवीय अधिकार प्राप्त शासक माना जाता था, जिसकी शक्ति न केवल राजनीतिक थी बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक क्षेत्र में भी प्रभावशाली थी। राजा न्याय, नीति और दान के स्रोत के रूप में जनता द्वारा सम्मानित किया जाता था। चालुक्य शासक शिक्षित, सैन्य कुशल और कलाओं के संरक्षक होते थे, जिससे राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ती थी। राजा के सहायक मंत्री वर्ग था, जिसे राजसभा या मंत्रिपरिषद कहा जाता था। इस परिषद में सैन्य प्रमुख, सामंत, धर्माधिकारी, वित्त अधिकारी और प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल रहते थे। निर्णय राजा के नाम से होते थे, पर व्यावहारिक प्रशासन मंत्रिपरिषद की सलाह पर आधारित होता था। शिलालेखों में इन मंत्रियों को अक्सर महाप्रधान, संधि विग्रहक, महामात्य जैसे उपाधियों से उल्लेखित किया गया है। प्रांतीय प्रशासन और सामंत व्यवस्था। चालुक्य राज्य कई प्रांतों, मंडल, देश या नाडु में विभाजित था। प्रत्येक प्रांत में एक मंडलेश या देशाध्यक्ष नियुक्त किया जाता था, जो राजा का प्रतिनिधि होता था। इन प्रांतीय अधिकारियों के कार्य थे कर संग्रह की देखरेख, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सैनिक सहायता प्रदान करना, राजाज्ञाओं का पालन सुनिश्चित करना। चालुक्य प्रशासन की विशिष्टता यह थी कि उन्होंने सामंतों और स्थानीय सरदारों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया, बल्कि उन्हें राज्य तंत्र में सम्मिलित कर दिया। सामंत भूमि स्वामी भी थे और राज्य के सैन्य संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा भी। इस प्रकार चालुक्य प्रशासन केंद्रीय नियंत्रण और स्थानीय स्वायत्तता के संतुलन पर आधारित था। ग्राम प्रशासन और स्वायत्त संस्थाएं। चालुक्यकालीन प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता गांवों की स्वशासन व्यवस्था थी। ग्राम सभा या ग्राम निगम ग्रामीण प्रशासन का केंद्र था। यहाँ भूमि माप, कर संग्रह, जल प्रबंधन, विवाद समाधान और सामाजिक कार्यक्रमों के निर्णय लिए जाते थे। ग्राम प्रशासन में कृषि प्रधान समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नहरों, तालाबों और जल संचयन प्रणालियों को विशेष महत्व दिया जाता था। ग्रामीण जनता और स्थानीय प्रमुख मिलकर इन कार्यों को संपन्न करते थे। इससे प्रशासनिक तंत्र जनता से सीधे जुड़ा हुआ रहता था और राज्य की नींव मजबूत बनी रहती थी। राजस्व व्यवस्था। चालुक्य राजस्व का आधार मुख्यतः भूमि कर था, जो उपज और भूमि की श्रेणी के अनुसार निर्धारित होता था। भूमि माप, सर्वे और वर्गीकरण का विस्तृत तंत्र विकसित था। इसके अतिरिक्त व्यापार कर, बंदरगाह शुल्क, पशु कर, खनन और वन कर राज्य आय के महत्वपूर्ण स्रोत थे। राजस्व का उपयोग सेना, प्रशासन, मंदिर निर्माण, सिंचाई कार्यों और सांस्कृतिक संरक्षण में किया जाता था। यह आर्थिक तंत्र राज्य के संगठन को दृढ़ और स्थायी बनाता था। न्याय व्यवस्था। चालुक्य काल में न्याय व्यवस्था धर्म, शास्त्र, स्थानीय परंपरा और राजाज्ञा तीनों पर आधारित थी। छोटे विवाद ग्राम सभा में और बड़े मामलों का निर्णय प्रांतीय अधिकारियों या राजा की सभा में होता था। चोरी, राजद्रोह, अनुशासनहीनता जैसे अपराधों के लिए कठोर दंड निर्धारित थे। शिलालेखों में भूमि विवादों, दान संबंधी अधिकारों और सामंतों की अवज्ञा के निर्णयों का उल्लेख मिलता है। सैन्य प्रशासन। चालुक्य प्रशासन की शक्ति का आधार उनकी संगठित सेना थी। सेना में पैदल सैनिक,
अश्वारोही, हाथी दल और रथ सेना सभी शामिल थे। सामंत अपने अपने क्षेत्रों की सेना भी उपलब्ध कराते थे। सीमा सुरक्षा के लिए किलों, चौकियों और गढ़ों का निर्माण किया गया। सैन्य संगठन ने राज्य की स्थिरता और विस्तार में निर्णायक भूमिका निभाई। प्रशासन और संस्कृति का परस्पर संबंध। चालुक्य प्रशासन केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं था, बल्कि उसने सांस्कृतिक जीवन को भी समृद्ध किया। राजा और सामंत मंदिरों का निर्माण कराते, विद्वानों और कवियों का संरक्षण देते, भूमि दान के माध्यम से धार्मिक केंद्रों को सशक्त बनाते थे। प्रशासनिक दान प्रणाली के कारण कृषि, शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों का विस्तार हुआ। इस प्रकार चालुक्यकालीन प्रशासन एक सुदृढ़, संतुलित और सांस्कृतिक रूप से प्रेरक व्यवस्था थी, जो राज्य की स्थिरता भी सुनिश्चित करती थी और समाज को समृद्ध भी बनाती थी। चालुक्यकालीन संस्कृति समाज। चालुक्यकालीन समाज अपनी विविधता, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक परंपराओं के कारण दक्षिण भारत के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह समाज केवल वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं था, बल्कि व्यवसाय, ग्रामीण जीवन, जनता की सहभागिता, सांस्कृतिक प्रथाओं और धार्मिक आस्थाओं की जटिल परतों से निर्मित था। चालुक्य शासन के दौरान समाज न तो कठोर रूप से जड़ था और न ही पूरी तरह समानता का प्रतीक, बल्कि यह धीरे धीरे परिवर्तनशील, बहुस्तरीय और विकसित होता हुआ दिखाई देता है। सामाजिक संरचना और वर्ण व्यवस्था। चालुक्यकालीन समाज में वर्ण व्यवस्था अवश्य विद्यमान थी, पर यह उत्तर भारत की तुलना में अपेक्षाकृत लचीली और व्यावहारिक थी। ब्राह्मण समाज का सबसे शिक्षित और प्रतिष्ठित वर्ग था। धार्मिक अनुष्ठान, शिक्षा, मंदिर सेवा, भूमि दानों का प्रबंधन और राज्य के सांस्कृतिक निर्णयों में उनकी भूमिका प्रमुख थी। क्षत्रिय वर्ग राजसत्ता, सैन्य संगठन और प्रशासनिक पदों पर आसीन रहता था। चालुक्य शासक स्वयं क्षत्रिय परंपरा के प्रतिनिधि माने जाते थे। वैश्य व्यापार और कृषि आधारित आर्थिक जीवन के केंद्र में थे। दक्षिण में वैश्य वर्ग व्यापारिक गतिविधियों और बंदरगाहों को संचालित करता था, जिससे राज्य को व्यापक संपन्नता प्राप्त हुई। शूद्र समाज का सबसे बड़ा कार्यकारी वर्ग था। वे कृषि, शिल्पकला, निर्माण कार्य और राज्य की दैनिक गतिविधियों के आधार थे। हालांकि सामाजिक स्तर तय थे, फिर भी व्यवसाय और जाति में कुछ क्षेत्रों तक गतिशीलता मौजूद थी, जो समाज को अत्यधिक कठोर होने से रोकती थी। ग्राम समाज और ग्रामीण जीवन। चालुक्यकालीन समाज का मूल आधार गांव था। ग्रामीण जीवन पूरी तरह कृषि पर केंद्रित था और कृषक समाज की प्रमुख इकाई कुटुंब कहलाती थी। ग्राम सभा सामाजिक जीवन का केंद्र थी, जहां भूमि विवाद, कृषि संबंधी निर्णय, जल संचयन और सामाजिक व्यवस्थाएं तय होती थी। ग्रामों में विभिन्न जातियों का सहअस्तित्व दिखाई देता था, जहां प्रत्येक जाति का सामाजिक और आर्थिक योगदान स्पष्ट था। कृषि कार्यों के समय सामूहिक श्रम, जैसे नहर साफ करना, तालाबों की मरम्मत, जल वितरण, एक सामाजिक उत्सव जैसा होता था। परिवार और स्त्री की स्थिति। चालुक्यकालीन समाज में परिवार संयुक्त प्रकृति का था। परिवार में पिता को प्रधानता प्राप्त थी, परंतु परिवार का आर्थिक आधार कृषि होने के कारण परस्पर सहयोग आवश्यक था। स्त्री की स्थिति सम्मानजनक थी, विशेषकर उच्च जाति और संपन्न परिवारों में। स्त्रियां धार्मिक अनुदान दे सकती थी, व्यापारिक अधिकारों में कभी कभार भागीदारी करती थी, और कई शिलालेख राजमाताओं व रानियों द्वारा किए गए दान का उल्लेख करते हैं। हालांकि समाज में स्त्री सुरक्षा और मर्यादा पर अत्यधिक जोर दिया जाता था, जिसके कारण सामाजिक आचार संहिताएं अपेक्षाकृत कठोर भी थी। व्यवसाय और श्रमिक वर्ग।
समाज में विभिन्न श्रेणी के शिल्पी जैसे बढ़ी, लोहार, सुनार, कुंभार, मूर्तिकार, बुनकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। विशेष रूप से मूर्तिकला और पत्थर कला का विकास देखकर पता चलता है कि शिल्पकार समाज न केवल आर्थिक रूप से उपयोगी था, बल्कि चालुक्य संस्कृति का निर्माता भी था। दक्षिण भारत में जहाज निर्माण, वस्त्र निर्माण और धातु कला भी अत्यंत विकसित थी, जिसमें शूद्र व विशिष्ट जातियों का बड़ा योगदान था। धार्मिक विविधता और सामाजिक प्रभाव। चालुक्यकालीन समाज धार्मिक रूप से बहुविध था। शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध चारों धर्म यहाँ विद्यमान थे। धार्मिक विविधता ने समाज को सहिष्णु बनाया। विभिन्न धर्मों के मंदिर, मठ और संघ जनता को शिक्षा, भोजन, आश्रय और सेवाएं प्रदान करते थे। कई क्षेत्रों में जैन बस्तियां और मठ सक्रिय थे, जहां व्यापारियों और शिल्पियों का विशेष संरक्षण मिलता था। धार्मिक अनुष्ठान, जाति आधारित त्योहार, ग्राम उत्सव और लोक परंपराएं समाज को एकता के सूत्र में बांधती थी। सामाजिक उत्सव, कला और जीवन दर्शन। चालुक्यकालीन समाज में नृत्य, संगीत, नाटक और मंदिर उत्सव सामाजिक जीवन का मुख्य भाग थे। दक्षिण के प्रमुख नृत्य रूप, कथाओं के गायन पाठ और मंदिरों की नृत्यशालाएं समाज के मनोरंजन और धार्मिक अभिव्यक्ति दोनों का केंद्र थी। जीवन दर्शन का आधार धार्मिकता, प्रकृति के प्रति सम्मान और सामूहिक सहयोग पर आधारित था। समाज कठोर अवश्य था, पर सामूहिकता, दान और कर्तव्य भाव इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। समग्र मूल्यांकन। चालुक्यकालीन समाज विविध, बदलते हुए, आर्थिक रूप से सक्रिय, धार्मिक रूप से बहुसांस्कृतिक और प्रशासनिक दृष्टि से संगठित एक व्यापक सामाजिक ढांचा प्रस्तुत करता है। यह समाज न केवल अपनी राजनीतिक शक्ति से, बल्कि अपनी लोक परंपराओं, कला, शिल्प और सामाजिक सामंजस्य से दक्षिण भारत की संस्कृति को नया स्वरूप देता है। चालुक्यकालीन कला और वास्तुकला। बादामी, ऐहोल और पट्टडकल। चालुक्यकालीन कला और वास्तुकला दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। बादामी, ऐहोल और पट्टडकल ये तीनों स्थल चालुक्यों की सौंदर्य दृष्टि, धार्मिक चेतना, शिल्प प्रतिभा और स्थापत्य नवाचार के जीवंत प्रमाण हैं। इन स्थलों में कला केवल पाषाण रूप में नहीं उभरती, बल्कि उस काल के समाज, धर्म और संस्कृति की गहराई को साकार करती है। चालुक्य शासकों ने द्रविड़, नागर और वेसर मिश्रित शैलियों को मिलाकर अद्वितीय स्थापत्य परंपरा विकसित की, जो पूरे उपमहाद्वीप में अद्वितीय मानी जाती है। बादामी चालुक्य वास्तुकला का आरंभ और नवोन्मेष का केंद्र। बादामी, प्राचीन वातापी, चालुक्य साम्राज्य की राजधानी थी और वहीं से उनकी कला परंपरा का जन्म हुआ। यहाँ की वास्तुकला प्राकृतिक गुफा शिलाओं और मंदिर निर्माण की प्रारंभिक तकनीकों का सुंदर संयोजन प्रस्तुत करती है। गुफा मंदिरों की परंपरा। बादामी के गुफा मंदिर चालुक्य शिल्पियों की मौलिकता का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये गुफाएं जीवंत प्रतिमाओं, विस्तृत स्तंभ शिल्पों और पौराणिक कथाओं के उत्कीर्णन से सुसज्जित है। प्रथम गुफा शिव के तांडव स्वरूप तथा अन्य पौराणिक आकृतियों से युक्त, द्वितीय और तृतीय गुफाएं विष्णु के विभिन्न अवतारों का सौंदर्यपूर्ण चित्रण, चौथी जैन गुफा जैन तीर्थंकरों की शांत, तपस्वी प्रतिमाएं। बादामी की कला की सबसे बड़ी विशेषता है जीवंतता, भाव, व्यंजना और शारीरिक अनुपातों की शुद्धता। शिल्प, भाषा और तकनीक। बादामी के मंदिर कठोर बलुआ पत्थर में उकेरे गए हैं, जिनमें गहराई, उभरी रेखाएं और शरीर की लयात्मकता दर्शाती है कि चालुक्य शिल्पी केवल कारीगर नहीं, बल्कि रचनाकार थे। ऐहोल प्रयोगशाला, लैबोरेटरी,
ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ऐहोल को भारत के प्राचीन वास्तुकला इतिहास में मंदिरों की प्रयोगशाला कहा जाता है। यहाँ लगभग 120 से अधिक मंदिर हैं, जो अलग अलग शैलियों, तकनीकों और कृतियों का संग्रह है। वास्तु, नवाचार और विविधता। ऐहोल में द्रविड़ शैली, नागर शैली और मिश्रित वेसर शैली तीनों का प्रयोग मिलता है। यहाँ शिल्पकारों ने मंदिर निर्माण की विभिन्न योजनाओं, स्तंभ रूपों, गर्भगृह, मंडप संरचना और शिखर शैलियों का परीक्षण किया। दुर्ग मंदिर। ऐहोल का दुर्ग मंदिर भारतीय वास्तुकला का अत्यंत अनोखा उदाहरण है। यह मंदिर एप्साइडल, गोलाकार पृष्ठभाग संरचना का है, जो बौद्ध चैत्य गृह की परंपरा से प्रेरित है। यह दर्शाता है कि चालुक्यकला केवल धर्मनिष्ठ नहीं, बल्कि धार्मिक वास्तु संवाद की भी प्रतीक थी। लाडखान, हुचिमल्ली और रावणफड़ी मंदिर। इन मंदिरों में स्तंभ, कभी भारी और कभी महीन अंकनों वाले, दिखाते हैं कि चालुक्य शिल्पी विभिन्न संरचनात्मक रूपों का परीक्षण करते थे। रावणफड़ी मंदिर के पत्थर कार्य में उभरी हुई आकृतियां शैव परंपरा की ऊंचाई को व्यक्त करती हैं। पट्टडकल शैली का परिपाक और कलात्मक उत्कर्ष। पट्टडकल चालुक्य कला का चरम बिंदु है, जहां स्थापत्य और शिल्प दोनों अपने श्रेष्ठतम रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ द्रविड़ और नागर दोनों शैलियां एक ही प्रांगण में संतुलित रूप से विकसित हुई हैं। पट्टडकल वह स्थल है जहां राज्याभिषेक समारोह होते थे, इसलिए यह स्थल सांस्कृतिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। वास्तुकला की दो महान शैलियां एक साथ। पट्टडकल में दक्षिण भारतीय द्रविड़ शिखर की गहराई उत्तर भारतीय नागर शैली की ऊर्ध्व दिशा एक ही परिसर में समरस रूप में मिलती है। यह दर्शाता है कि चालुक्य कला केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि उपमहाद्वीपीय शैली के संवाद का श्रेष्ठ उदाहरण थी। विरूपाक्ष और मल्लिकार्जुन मंदिर द्रविड़ स्थापत्य की पराकाष्ठा। विरूपाक्ष मंदिर, जिसे लोकमहादेवी ने करवाया, दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली की पूर्णता का उदाहरण है। इस मंदिर में बहुस्तरीय मंडप, गहन मूर्तिकला, गतिशील कथानक, चित्रण और शिल्प रेखाओं की परिपक्वता स्पष्ट दिखाई देती है। मल्लिकार्जुन मंदिर भी इसी शैली का सुंदर अनुकरण है, जिसमें शिल्पकारों ने पौराणिक कथाओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। कश्मीर, राजस्थान और तमिलनाडु की वास्तु प्रभाव रेखाएं। पट्टडकल के मंदिरों में विभिन्न क्षेत्रों की कला परंपराओं का समागम मिलता है। यह बताता है कि चालुक्य साम्राज्य सांस्कृतिक आदान प्रदान और कारीगरों के आवागमन का खुला क्षेत्र था। कहानी कहने वाली मूर्तिकला। पट्टडकल की मूर्तियां रामायण, महाभारत, शिव पुराण और विष्णु पुराण के प्रसंगों को सजीव रूप में दर्शाती हैं। शिल्पकार केवल पात्र नहीं बनाते, बल्कि उनका भाव, उनका आंदोलन और उनकी कथा को पत्थर में अंकित कर देते हैं। चालुक्य कला की विशेषताएं, एक समग्र दृष्टि। चालुक्यकालीन कला और वास्तुकला, साहसिक योजना, धार्मिक विविधता, पत्थर कला की बारीकी, शैलियों का प्रयोगात्मक मेल और पौराणिक कथाओं का जीवंत प्रस्तुतिकरण इन विशेषताओं से परिपूर्ण है। यह कला केवल मंदिर निर्माण का कार्य नहीं थी, यह समाज की आस्था, शिल्पकारों की कल्पना और राज्य की समृद्धि का दर्पण थी। बादामी उनकी शुरुआत, ऐहोल उनकी प्रयोगशाला और पट्टडकल उनकी पूर्णता का प्रतीक है।